स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं शिकारी, जो कि डेथ वारंट का अगला पार्ट है। यानी डेथ वारंट की जो कहानी है वो कंटिन्यूअसली शिकारी में भी चलती जाएगी। डेथ वारंट में हमने सुना कि सीआईए द्वारा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हत्या की एक सनसनीखेज साजिश रची गई और उस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए पहले जगमोहन और फिर देवराज चौहान को भेजा गया। इस वक्त देवराज चौहान इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में सीआईए के जासूसों के जाल में फंसा छटपटा रहा है, तो वहीं जगमोहन हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री की जान बचाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहा है। वो भी मुसीबतों में घिरा हुआ है क्योंकि एक 8 लोगों का हिट स्क्वाड सीआईए ने भेज दिया है भारतीय जासूसों को घुमाकर या चक्कर में डालकर। तो बाकी बातें हमेशा की तरह आखिर में अब हम शुरू करते हैं शिकारी का पहला भाग। जिन दोस्तों ने डेथ वारंट नहीं सुनी है तो अच्छा होगा कि आप डेथ वारंट पहले सुन लें, क्योंकि वो पहले से चैनल पर उपलब्ध है। उससे आपको शिकारी सुनने में और अधिक मजा आएगा। शुरू करते हैं शिकारी का पार्ट 1। मार्शल के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। उसकी निगाहें सामने बड़ी सी स्क्रीन पर थी जहां जगमोहन नजर आ रहा था। जगमोहन एक कमरे में बंद था। कमरे में सिंगल बेड और 2 चेयर के अलावा और कुछ नहीं था। स्क्रीन पर इस समय जगमोहन चुराया सा दिखाई दे रहा था। कभी वो बेड पर बैठता तो कभी चेयर पर, या वो बेचैनी भरे ढंग से कमरे में टहलने लगता। बीते 10 मिनट से मार्शल जगमोहन पर नजरें टिकाए हुए था। चेहरे पर सोच के भाव थे। एकाएक मार्शल ने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का बटन दबाया और बोला, सतनाम। यस मार्शल, उधर से आवाज आई। मेरे एजेंट गए? यस मार्शल, उन्हें गए 20 मिनट हो चुके हैं। इस वक्त पूरे ठिकाने पर सिर्फ 4-5 लोग ही हैं। सबके सब उसी काम के लिए जा चुके हैं। इस काम पर पूरे 22 लोग लग गए हैं। सतनाम की आवाज कानों में पड़ी। वो इकट्ठे तो नहीं है? नो मार्शल, वो लोग 2-2 की टोली में हैं और 4 एजेंट अकेले अकेले हैं। मार्शल ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। दोपहर के 12 बजने वाले थे। उन्हें पूरी तरह समझा दिया था ना? मार्शल के होंठ भिज गए। मैं समझाने लगा तो वे बोले, मार्शल उन्हें सब कुछ पता है। मार्शल के होंठ भिज गए। लेकिन मार्शल, ये मामला गंभीर है। सतनाम की आवाज कानों में पड़ी। शाम को होने वाली रैली में सीआईए के एजेंट प्रधानमंत्री जी की हत्या करने में सफल भी हो सकते हैं। आप ये कार्यक्रम रद्द क्यों नहीं करवा देते? सुबह से 15 बार पीएम हाउस में फोन करके रैली कैंसिल करने को कह चुका हूं, परंतु शायद वो मेरी बात की परवाह नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री का पीए ओम तिवारी कहता है कि इस रैली में प्रधानमंत्री जी का मौजूद रहना बहुत जरूरी है। ये रैली प्रधानमंत्री के नाम पर प्रचार की गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री रैली में नहीं पहुंचे तो मजाक का विषय बन जाएगा। इससे पार्टी की छवि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। चुनाव सिर पर है। वे बेवकूफ लोग ये बात गंभीरता से नहीं सोच रहे कि अगर प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई तो इस रैली में तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। क्या हमारे लोग इस मामले को रोक सकते हैं? रोक सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें पता चल जाए कि सीआईए के हत्यारे कहां कहां मौजूद रहकर प्रधानमंत्री की हत्या करने की सोच रहे हैं। परंतु लाखों की भीड़ में ये जान पाना संभव नहीं हो सकेगा। जो कर सकता था मैंने किया, और इस बात की पूरी खबर गृह मंत्रालय को दे दी है। वो जो ठीक समझेंगे करेंगे। मार्शल बेचैनी से कह उठा। सीआईए के कितने हत्यारे प्रधानमंत्री जी की हत्या करने इंडिया पहुंचे हैं? 8 लोगों के आने की खबर है, मार्शल ने कहा और इंटरकॉम के स्विच पर से उंगली हटा ली। इसके साथ ही मार्शल उठा और एक स्विच को ऑफ करते ही रोशन स्क्रीन ऑफ हो गई। मार्शल आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर बाहर गैलरी में आकर आगे बढ़ने लगा। चेहरे पर बेचैनी, गंभीरता और गुस्सा भी नजर आ रहा था।
कि उसके मना करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी रैली में जा रहे हैं। अगर वहां उनकी हत्या हो गई तो यह बुरी बात होगी, क्योंकि ऐसा हो जाने की खबर उसके पास पहले ही होगी। उसके कितनी बार कहने पर भी पीए ओम तिवारी ने उसकी बात प्रधानमंत्री जी से नहीं कराई। स्पष्ट था कि ओम तिवारी उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा। अगर वो दिल से कोशिश करता तो प्रधानमंत्री जी को इस रैली में जाने से रोक सकता था। उनका आज का कार्यक्रम रद्द हो सकता था। 2 मिनट बाद मार्शल एक दरवाजे के सामने ठिठका और दरवाजे के पास लगी नंबर प्लेट में से कुछ बटन दबाए तो दरवाजा फौरन सरक कर खुलता चला गया। मार्शल भीतर प्रवेश कर गया। सामने ही टहल रहा जगमोहन उसे देखते ही ठिठका। मार्शल ने दरवाजा बंद नहीं किया और कुर्सी पर जा बैठा। जगमोहन ने खुले दरवाजे को देखा, फिर मार्शल को। मुझे इस तरह कैद रखकर तुम अच्छा नहीं कर रहे, जगमोहन बोला। दरवाजा खुला है, मार्शल ने कड़वे स्वर में कहा। भागना चाहो तो भाग सकते हो। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। उसने गहरी निगाहों से मार्शल को देखा। तुम किसी काम के नहीं निकले, तुमने मुझे निराश किया, मार्शल ने जगमोहन को देखते शांत स्वर में कहा। मैंने तुम्हें मिशन पर भेजा और तुम फिरोजा के इश्क में फंस गए। वो इश्क नहीं था, जगमोहन झल्ला कर बोला। वो उससे सीढ़ी लेने की मेरी चाल थी। चाल थी? हाँ, और वही चाल तुम्हारे साथ फिरोजा ने चली। तुम समझ नहीं पाए। मैनचेस्टर में जब तुम उसके लिए कपड़े लेने, खाना लेने बाजार गए, तो तब पीछे से सीआई के जासूस माइक आया। फिरोजा ने सीढ़ी तभी उसे दे दी थी। तब वो माइक के संपर्क में थी। ऐसा करने के बाद भी फिरोजा ने तुमसे प्यार का नाटक जारी रखा और तुम्हें एस्टोनिया ले गई। ये सब वो सीआईए के इशारे पर कर रही थी। तुम्हारे द्वारा वो मुझे भटकाए रखना चाहती थी कि सही खबर मुझ तक ना पहुंचे। फिरोजा ने तुम्हें तगड़ी चोट दी और हरा कर तुमने मुझे तगड़ी चोट दी और हार कर तुमने मुझे तगड़ी चोट दी। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। फिरोजा की दी खाली सीढ़ी तुम लेकर मेरे पास आ गए, जैसे बहुत बड़ा किला फतेह करके आए हो। जगमोहन ने होंठ भींचकर मुंह घुमा लिया। तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम हार गए उस लड़की से। इस बात का एहसास है मुझे कि फिरोजा ने मुझे बुरी तरह हरा दिया, तगड़ी चोट दी। जगमोहन गुर्रा उठा। तुम्हें शर्म नहीं आई लड़की से हार कर? वो सामान्य लड़की नहीं है। वो ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी की जासूस है। वो चालाक है, तेज है। दुनिया के लटके झटकों से मैं वाकिफ नहीं हूं और मात खा गया। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु गलती तुम्हारी भी है मार्शल। मैं और देवराज चौहान तुम मैं और देवराज चौहान खुद तुम्हारे पास नहीं आए थे। तुमने हम दोनों का अपहरण करा लिया। मुझे देवराज चौहान के टॉर्चर की फिल्म दिखाते रहे और देवराज चौहान को मेरे टॉर्चर की फिल्म दिखाते रहे। हम दोनों को अलग अलग कैद में रखा और इस प्रकार हम पर दबाव डालकर तुमने हमें अपने काम के लिए तैयार किया। इस काम को करने में हमारी रजामंदी नहीं थी। ये जबरदस्ती का काम था। ये काम तुमने हमारी मर्जी के बिना हम पर थोपा था, क्योंकि मुझे तुम दोनों की काबिलियत पर भरोसा था। गलत भरोसा था। इस जासूसी दुनिया का कानून हमें ठीक से पता नहीं था कि जासूसों से कैसे निपटा। ये बात तुम अपने बारे में कह रहे हो या देवराज चौहान के बारे में भी? दोनों की बात कर। परंतु देवराज चौहान ने तो अपना काम शानदार ढंग से किया। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। जगमोहन मार्शल को देखने लगा। शायद तुम भी काम को ठीक कर लेते अगर फिरोजा के प्यार में। वो प्यार नहीं था, जगमोहन झल्लाया। वो जो भी था, तुम उसी वजह से अपने काम के प्रति लापरवाह हो गए थे, मार्शल ने गंभीर स्वर में कहा। उस दौरान तुमने मेरे से बात नहीं की। अगर की होती अगर की तो ठीक से बात नहीं की। तुम मैं इस बात को स्वीकार करता हूं मार्शल की, वजह चाहे जो भी रही हो, मैं अपने काम में असफल रहा। मार्शल जगमोहन को देखता रहा। जगमोहन के चेहरे पर गुस्सा था। वो बोला, हार कर वापस आना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तुम हार कर कहां वापस आए? तुम तो सीआईए के लोगों की प्रधानमंत्री जी की हत्या की योजना बनाते समय की सीडी लेकर आए थे और आते ही तुमने शान से वो सीडी मेरे हवाले की थी। परंतु तब तुम नहीं जानते थे कि फिरोजा ने तुम्हें खाली सीडी दी है। फिरोजा ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम बन गए। क्या तुमने इतनी बड़ी गलती पहले कभी की है?
दोस्तों, ये सारी कहानी डेथ वारंट की है। तो यदि अभी भी किसी ने बिना डेथ वारंट को सुने ये कहानी सुननी शुरू कर दी है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप पहले डेथ वारंट सुन लें। खैर, आगे बढ़ते हैं। जगमोहन ने परेशानी भरी निगाहों से मार्शल को देखा और गहरी सांस लेकर कहा, शायद मैं फ़िरोज़ा पर विश्वास करने लगा था कि वो मुझे धोखा नहीं देगी। वो मुझे सच में प्यार करती है। और तुम? मैं भी शायद कुछ-कुछ फ़िरोज़ा के प्यार में पड़ गया था। तभी मैंने धोखा खाया। जगमोहन ने थके स्वर में कहा। मैं तुम्हारे मुँह से यही सुनना चाहता था जगमोहन, क्योंकि ये सच बात है कि तुम फ़िरोज़ा के प्यार में पड़ गए थे। जगमोहन के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। चंद पल उनके बीच खामोशी रही। मार्शल ने सिगरेट का पैकेट निकाला और जगमोहन की तरफ बढ़ाया। मैं नहीं पीता। मार्शल ने सिगरेट सुलगाकर पैकेट जेब में रखा और कह उठा, देवराज चौहान इस वक्त मैनचेस्टर में है। जानता हूं, सुबह तुमने ही फोन पर बात कराई थी। जगमोहन गंभीर था। वो वापस आएगा? हाँ, ब्रिजवाश ने उसकी टिकट बुक करा दी है, परंतु उसके प्लेन में सवार होने में अभी 12 घंटे बाकी हैं। मार्शल गंभीर स्वर में कह रहा था। देवराज चौहान ने बताया कि आज शाम प्रधानमंत्री जी की रैली हो रही है। सीआईए के 8 हत्यारे यहाँ पहुंच चुके हैं कि उस रैली में प्रधानमंत्री जी की हत्या कर दी जाए। जगमोहन चौंका। पक्का? जगमोहन के होंठों से निकला। देवराज चौहान की दी इस खबर को मैं पक्का मानता हूं, क्योंकि मेरे पास भी इस बात के संकेत पहुंच चुके हैं। ऐसे में मेरे 22 बेहतरीन एजेंट उस जगह पर जा चुके हैं जहां प्रधानमंत्री जी की रैली होनी है। वो वहां और आसपास की इमारतों की छानबीन कर रहे हैं कि सीआईए के हत्यारों ने कहां कहां अपना ठिकाना बनाया हो सकता है। हमारी कोशिश है कि हम सीआईए के लोगों की कोशिशों को असफल कर दें, परंतु कहा नहीं जा सकता कि शाम को क्या होगा। जगमोहन के माथे पर बल दिखाई देने लगे थे। तुम इस बारे में क्या कहते हो? इस तरह वक्त से पहले हत्यारों तक पहुंच पाना बेहद कठिन काम है। जगमोहन बोला। मेरा भी यही ख्याल है। बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल करा दो, वो रैली में ही ना जाए। कोशिश तो मैंने यही की, परंतु लगता है कि मेरी कोशिश सफल नहीं हो पाई। हैरानी है। देवराज चौहान कहता है कि इस सिलसिले में मैं तुमसे काम ले सकता हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं, परंतु तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखकर मुझे लगता है कि तुम बेकार रहोगे इस काम में। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। मार्शल की निगाह जगमोहन पर थी। यह फैसला तुमने लेना है, मैंने नहीं। जगमोहन बोला। मेरे 22 एजेंट इस मामले में काम कर रहे हैं। शायद वो कुछ कर सकें। जगमोहन खामोश रहा। अगर तुम इस मामले में काम करना चाहो तो मैं करना चाहूंगा। जगमोहन कह उठा। क्यों? मैं तुम्हारे एक काम में असफल रहा हूं, परंतु इस बार मैं सफल होने की कोशिश करूंगा। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। असफलता मुझे भी पसंद नहीं, परंतु फिरोजा ज्यादा चालाक थी। वो मुझे बेवकूफ बना गई, इस बात का मलाल मुझे भी है। शायद जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि पर मुझे नहीं लगता कि इस मामले में तुम कुछ कर पाओगे। मुझे कैद में रखकर तुम्हें कोई फायदा हो रहा है? नहीं। तो मुझे जाने दो। शायद प्रधानमंत्री की हत्या को रोकने में मैं कुछ कर सकूं। तुम भाग जाओगे। बेवकूफों वाली बात मत करो मार्शल। इस तरह बाना इस तरह बहाने बनाकर भागने की मुझे जरूरत नहीं है। वैसे भी 1-2 दिन में देवराज चौहान यहाँ पहुंच रहा है। उसके बाद तो तुमने मुझे छोड़ना ही है। मार्शल ने सिर हिला दिया। वक्त कम है। शाम को रैली हो रही है। बेहतर होगा कि मुझे अभी जाने दो। जाओ। अगर तुम कुछ कर सके तो मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हें अपने किसी एजेंट का फोन नंबर दे देता हूँ। उससे बात कर लो, वो तुम्हें अपने साथ ले लेगा। मार्शल ने कहा। मुझे किसी के साथ काम नहीं करना। ये काम मैं अपने ढंग से करूंगा। सोच लो। सोच लिया है। तुम मुझे ये बताओ कि अब तक प्रधानमंत्री जी की हत्या को रोकने के बारे में तुमने क्या चेष्टा की है? 5 मिनट में मार्शल ने सब बता दिया। तो प्रधानमंत्री का पीए ओम तिवारी तुम्हारी बात की खास परवाह नहीं कर रहा। अगर वो चाहे तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बदल सकता है। वो तुम्हारी बात प्रधानमंत्री जी से भी नहीं करवा रहा। जगमोहन सोच भरे स्वर में बोला। सही कहा तुमने।
वो कहता है कि प्रधानमंत्री जी का रैली में पहुंचना बहुत जरूरी है। बेशक वो 5 मिनट के लिए स्टेज पर आए। ऐसा हो जाना आगामी चुनावों के लिए बेहतर है। रैली में पार्टी के बड़े बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। तुम मुझे प्रधानमंत्री जी के आसपास के लोगों के नाम, पते और फोन नंबर दो, जगमोहन बोला। क्या करना चाहते हो? बताऊंगा, पहले मुझे प्रधानमंत्री जी के आसपास रहने वाले लोगों के नाम, पते, फोन नंबर दो। मार्शल उठा और बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर निकल गया। जगमोहन कमर पर हाथ बांधे कमरे में टहलने लगा। 5 मिनट बाद मार्शल ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में एक कंप्यूटर प्रिंट का कागज था। ये लो, इसमें प्रधानमंत्री जी के करीबी लोगों के नाम, पते और फोन नंबर हैं। परंतु तुम करना क्या चाहते हो? जगमोहन ने कागज लेकर देखा। कागज पर करीब 20 लोगों के नाम, पते थे। जगमोहन मिनट भर कागज पर नजरें दौड़ाता रहा। मार्शल की गंभीर निगाह जगमोहन के चेहरे पर थी। जगमोहन ने नजरें उठाकर मार्शल से कहा, प्रधानमंत्री जी का पीए चाहे तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। वो रैली में भाषण देने नहीं जाएंगे। हाँ, ओम तिवारी के हाथ में बहुत कुछ है, परंतु वो सोचता है कि प्रधानमंत्री जी की हत्या जैसी बात नहीं होने वाली। उसने ऐसा कहा। कहा। फिर तुमने क्या किया? मैंने गृह मंत्रालय को प्रधानमंत्री जी की हत्या हो सकती है शाम को ये सूचना दे दी है। साथ ही मैंने एहतियात के तौर पर अपने एजेंटों को इस काम पर लगा दिया है कि रैली की जगह के आसपास की इमारतों की छानबीन करें। भाषण के लिए जो विशाल मंच बना रखा है उसे अच्छी तरह से चेक करें। मार्शल ने कहा, गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए कोई कुछ अवश्य करेगा। जरूर करेगा। हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठेगा। मेरे शब्दों का दमखम भी सरकार समझती है। इंडियन गुप्तचर एजेंसी का चीफ हूं। मेरी बात को वो यूं ही नहीं उड़ा सकते। तो पीए ओम तिवारी ने तुम्हारी बात की परवाह क्यों नहीं की? कह नहीं सकता। रैली कितने बजे है? शाम 6 बजे। परंतु प्रधानमंत्री जी वहां रात 10 बजे से पहले नहीं पहुंचेंगे। चंद पल उनके बीच चुप्पी रही। तुम अपना प्लान बताओ, जगमोहन ने बताया। 2 मिनट में उसने अपनी बात खत्म कर दी। मार्शल कुछ पल देखता रहा जगमोहन को, फिर व्याकुलता से कह उठा, तुम जो चाहो कर लो। कोशिश करने में क्या हर्ज है? परंतु मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई फायदा होगा। ओम तिवारी अगर प्रधानमंत्री जी को रोक सकता है ओम तिवारी द्वारा अगर प्रधानमंत्री जी को रोका जा सकता है तो ऐसा ही हमें करना चाहिए। मुझे 4-5 लोगों की जरूरत पड़ेगी। आदमी मिल जाएंगे। मिल नहीं जाएंगे, दे दो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। काम बहुत करना है। मेरी रिवॉल्वर भी वापस दो। अपने जो आदमी मेरे हवाले करो, उन्हें सब समझा देना। ये बात उन्हें खास तौर पर कहना कि मेरी बात उन्हें हर हाल में माननी है। जगमोहन को देखते हुए मार्शल ने गंभीरता से सिर हिला दिया। अगला दृश्य। प्रधानमंत्री जी की पार्टी की के 3 वरिष्ठ मंत्री गुप्त तौर पर मीटिंग कर रहे थे। गुप्तचर एजेंसी ने खबर दी है कि अमेरिकी जासूसी संस्था सीआईए के एजेंट हमारे प्रधानमंत्री जी की हत्या करने के लिए शहर में मौजूद हैं और वो शाम को होने वाली रैली में प्रधानमंत्री जी की हत्या करेंगे, एक मंत्री ने कहा। ये खबर गुप्तचर एजेंसी के चीफ मार्शल की तरफ से आई है, दूसरे ने कहा। मार्शल की खबर गलत नहीं हो सकती, तीसरे ने कहा। तो क्या आज प्रधानमंत्री जी की हत्या होगी? पहले वाले मंत्री ने कहा। परंतु जवाब में दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। उचित तो यही है कि प्रधानमंत्री जी आज की रैली में ना ही जाएं, पहले वाला मंत्री पुनः बोला। हो सकता है वो रैली में ना ही जाएं। ऐसा कोई संकेत तो नहीं मिला कि ओम तिवारी कहता है कि प्रधानमंत्री जी हर हाल में रैली में जाएंगे, तीसरे मंत्री ने कहा। तिवारी से तुम्हारी बात हुई? हाँ, मैंने तिवारी को फोन करके पूछा था तो उसने यही जवाब दिया। आज की रैली में जाना, प्रधानमंत्री जी का पहुंचना बहुत जरूरी है। ये बात पार्टी के हित में है। रैली में लोग भी बहुत आ रहे हैं। 15 दिनों से रैली में प्रधानमंत्री जी के आने की घोषणा जोर शोर से की जा रही है। दूसरे शहरों से भी लोग आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी न पहुंचे तो पार्टी के लिए शर्म की बात होगी। ये बात तो है, परंतु प्रधानमंत्री जी को जान को जो खतरा है उसका क्या होगा?
इस बारे में तो प्रधानमंत्री मंत्री जी को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के सारे प्रोग्राम ओम तिवारी तय करता है। वो स्वयं तो इतना व्यस्त रहते हैं कि परंतु ये मामला तो उनकी जान से जुड़ा। सीआईए को क्या जरूरत पड़ गई प्रधानमंत्री जी की हत्या करने की? ये सब अमेरिकी सरकार के इशारे पर हो रहा है। अमेरिका के साथ परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करने से प्रधानमंत्री जी ने इनकार कर दिया मौके पर। इस वजह से अमेरिका का दूसरे देशों के सामने सिर झुक गया। वो काफी बड़ा झटका रहा इन 3 महीने पहले। परंतु वो भी अमेरिका है, हार मानने वालों में से नहीं है। उसने ये काम सीआईए के हवाले कर दिया कि हमारे प्रधानमंत्री जी की हत्या कर दे, ताकि जो दूसरा प्रधानमंत्री बने उससे संधि पर हस्ताक्षर करवाए जाए। मार्शल की गुप्तचर एजेंसी ने ये खबर बाहर निकाली कि सीआईए आज शाम कोई जनसभा में प्रधानमंत्री जी की हत्या। मार्शल का कहना है कि सीआईए की तरफ से 8 हत्यारे प्रधानमंत्री जी की हत्या करने के लिए इस शहर में मौजूद हैं। वो ये भी कहता है कि अगर आज वो हत्यारे असफल रहे तो वो दोबारा कोशिश करेंगे। तब तक वो कोशिश करते रहेंगे जब तक कि वो सफल ना हो जाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी की हत्या का डेथ वारंट अमेरिकी सरकार ने निकाला है। तुमने कभी मार्शल को देखा है? नहीं, मैंने भी नहीं देखा, परंतु वो जो भी है कमाल का है। अपना काम करना वो बखूबी जानता है। मैंने भी मार्शल को नहीं देखा, तीसरे ने कहा। अब मैं तुम लोगों के साथ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। बाकी दोनों की निगाह उस मंत्री पर जा टिकी। क्या महत्वपूर्ण बात? मान लो कि आज शाम की जनसभा में प्रधानमंत्री जी की हत्या हो जाती है। नहीं, वो बच जाएंगे। भगवान करे कि उनकी उम्र 100 बरस से भी ज्यादा हो। परंतु मेरा कहना है कि मान लो शाम को प्रधानमंत्री जी की हत्या हो जाए, तो उस स्थिति में हमें यह भी देखना है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये बात तो पार्टी के आला कमान ही तय। वो तो ठीक है, परंतु उन्हें तय तो हम मंत्रियों ने ही करना है। आला कमान ने सलाह मशवरा तो हमसे ही करना है। वो तो है। तुम कहना क्या चाहते हो? अगला प्रधानमंत्री मैं बनना चाहता हूं, इसलिए तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। बाकी नेताओं को भी इस बात के लिए तैयार कर लूंगा मैं। तुम क्यों बनोगे? मैं बनूंगा। तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती मिश्रा। मेरी बराबरी तो तुम कर नहीं सकते। मैं 70 का हो रहा हूं। 2-4 वर्षों में रिटायर हो जाऊंगा। सारी उम्र प्रधानमंत्री बनने के ताने बाने बुनता रहा। अब मौका आ रहा है तो तुम अपनी टांग फंसा रहे हो। भूल गए जब तुम्हारा बेटा बलात्कार के मामले में फंसा था, मैंने ही उसे बचाया था। तुम्हारा दूसरा बेटा, उसने तो दहेज की खातिर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। और इस मामले में तुम भी फंसने जा रहे थे। तो तुम्हें किसने बचाया था मिश्रा? मिश्रा ने बेचैनी से पहलू बदला। जवाब दो। तुमने ही बचाया था। तो मेरे एहसानों को इतनी जल्दी भूला नहीं हूं। मिश्रा व्याकुलता से कह उठा। हमें मिल बांट कर ही खाना चाहिए। आज मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो कल को तुम लोगों की बारी भी आएगी। मुझे भी कुछ कुछ पैसा कमा लेने दो बुढ़ापे के लिए। इसमें पैसा कहां से आ गया? अमेरिका जिस परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करवाना चाहता है, उस पर हस्ताक्षर करने के बदले में अमेरिका से गुपचुप सौदा करके काफी बड़ी रकम ले सकता हूं। अमेरिका जरूर रकम देगा। वो संधि हमारे देश के हित में नहीं है, तीसरा मंत्री कह उठा। मालूम है। 2-3 साल बाद मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ दूंगा, तो तुम दोनों में से जो भी प्रधानमंत्री बने वो सबसे पहले इस संधि को तोड़ेगा, या फिर उस संधि में अपने देश के फायदे के लिए कुछ और बातें जोड़ देगा। मेरा क्या है, बूढ़ा हो गया हूं। राजनीति से जल्दी ही संन्यास ले लेना है मुझे। तुम साथ दोगे ना मिश्रा? जरूर दूंगा, मिश्रा को कहना पड़ा। और तुम? उसने दूसरे मंत्री से पूछा। मैं तो हर कदम पर आपके साथ हूं, वो कह उठा। लेकिन आपने वादा किया है मुझसे कि मेरे बेटे को कंस्ट्रक्शन का वो सरकारी ठेका दिलवा देंगे, जिससे ये काम 10-12 दिनों में ही हो जाएगा। मैंने फाइल आगे भेज रखी है। मुझे तो पहले से ही मालूम था कि ये काम आप करा ही देंगे। मिश्रा को खामोश बैठे देखकर उस बुजुर्ग मंत्री ने कहा। तुम किस सोच में डूब गए मिश्रा? सोच रहा हूं कि क्या पता आज प्रधानमंत्री जी की हत्या हो ही नहीं।
आज नहीं तो कुछ दिन बाद हो जाएगी। सीआईए के हत्यारे काम पूरा किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। तीनों मंत्रियों की नजर मिली। यही कामना करो कि आज प्रधानमंत्री जी की हत्या हो जाए और मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए। जरूर, मिश्रा मुस्कुरा पड़ा। लेकिन आपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बाद मैं ही प्रधानमंत्री बनूं। मिश्रा ने जैसे बात पक्की कर लेनी चाहिए। चिंता मत करो मिश्रा, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया रास्ता बनाकर ही कुर्सी छोड़ूंगा। मेरे बाद तुम ही प्रधानमंत्री बनोगे, और ये तभी होगा जब तुम दोनों मुझे प्रधानमंत्री बनाने की जी तोड़ कोशिश करोगे। मैं आपके साथ हूं। मैं भी। अगला दृश्य। जगमोहन मार्शल के 4 एजेंटों के साथ वहां से जा चुका था। मार्शल के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। उसने देवराज चौहान को फोन किया। देवराज चौहान से बात हो गई। तुम कहाँ हो? मार्शल ने फोन पर देवराज चौहान से पूछा। मैनचेस्टर में ही। अभी यहाँ पर रात के 10 बजे हैं। सुबह 5 बजे इंडिया के लिए मेरी फ्लाइट है। उधर से देवराज चौहान ने कहा। तुमने प्रधानमंत्री जी को बचाने की क्या कोशिशें की? मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री जी ने जनसभा में जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्शल ने होंठ भींच कर कहा। क्या मतलब? प्रधानमंत्री जी के पीए से ही मेरी बात हो पाई। वो प्रधानमंत्री जी की जनसभा में जाना जरूरी समझता है। मेरी बात की खास परवाह नहीं की उसने। मैंने गृह मंत्रालय को इस बारे में सूचित कर दिया है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। परंतु मैंने अपने 22 एजेंटों को जनसभा स्थल और वहां की आसपास की ऊंची इमारतें जहां से प्रधानमंत्री जी का निशाना लिया जा सकता है, छानबीन करने के लिए भेज दिया है। जनसभा के दौरान भी वो वहीं रहेंगे। मेरे ख्याल में तो प्रधानमंत्री जी को अपना प्रोग्राम हर हाल में कैंसिल कर देना चाहिए था। मैंने कोशिश की, परंतु बात नहीं बनी। जगमोहन से बात की? मैंने तुम्हें कहा था कि इस काम में उसकी सहायता। बात हो गई है जगमोहन से। वो मेरे 4 आदमी लेकर गया है। वो अपने ढंग से कुछ करना चाहता है। मैंने तो सोचा था कि तुम प्रधानमंत्री जी को रोक लोगे। मेरे बस में जो था वो मैंने कर दिया। तुम इंडिया में क्या आधी रात तक पहुंचोगे? हाँ, ऐसा ही कुछ। उधर से देवराज चौहान का सोच भरा स्वर कानों में पड़ा। मैं ब्रिजवॉश के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या? मैनचेस्टर में वो तुम्हारी एजेंसी का एजेंट है। मुझे बताओ कि वो कब से तुम्हारे लिए काम कर रहा है। 8-10 साल हो गए। लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मार्शल के माथे पर बल पड़े। वो मेरे इंडिया जाने को लेकर काफी खुश है। उसी ने मेरी टिकट बुक कराई। तुमने मैनचेस्टर में सीआईए एजेंटों की हत्या की है। इस वजह से वो भी मुसीबत में पड़ सकता है। इस कारण तुम्हारे वहां से चले जाने से खुश होगा। ब्रिजवाश का मेरे पास फोन आया था। उसने तुम्हारी शिकायत की थी कि तुम इस प्रकार सीआईए एजेंटों की हत्या करके उसे भी खतरे में डाल रहे हो। शायद मैं तुम्हें ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ। देवराज चांद की आवाज कानों में पड़ी। क्या मतलब? वो जरूरत से ज्यादा खुश है। मैंने ये बात स्पष्ट तौर से महसूस की। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे इंडिया वापस चले जाने पर इसे इतना खुश होना चाहिए? तुम उस पर शक कर रहे हो? हाँ। मार्शल के होंठ सिकुड़ गए। वो कुछ कह ना सका। ब्रिजवॉश तुम्हारा विश्वासी है? देवराज चौहान की आवाज पुनः आई। हाँ। अगर मैं उस पर शक करूं तो इस बारे में तुम मुझे क्या कहोगे? ऐसा सोचकर तुम खामखा अपना दिमाग खराब कर रहे हो, मार्शल बोला। देवराज चौहान की आवाज नहीं आई। तुम वापस आ रहे हो ना? मार्शल ने पूछा। हाँ। मैं ब्रिजवॉश पर नजर रखने के लिए किसी से कह दूंगा। अगर तुम्हारा शक सही है तो मुझे पता चल जाएगा। इस वक्त तुम्हें प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। सीआईए के हत्यारे सफल भी हो सकते हैं। अपना ध्यान वहां लगाओ। उधर से देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। मार्शल ने मोबाइल को एक तरफ रख दिया। चेहरे पर सोच के भाव दिख रहे थे। अगला दृश्य। ये महालक्ष्मी सोसाइटी थी। एक चार दीवारी के भीतर 6 ऊंची लंबी इमारतें बनी हुई थी और इमारतों में फ्लैट थे। महंगी जगह थी ये। यहाँ पर फ्लैट लेना हर किसी के बस में नहीं था। गेट पर 2 गार्ड मौजूद रहते थे। बैरियर भी लगा था।
भीतर भी गार्ड घूमते रहते थे। पूछताछ के पश्चात ही आने वाले को भीतर जाने दिया जाता था। प्रधानमंत्री जी का पीए ओम तिवारी अपने परिवार के साथ सोसाइटी के इन्हीं फ्लैटों में रहता था। दोपहर का 1:30 बज चुका था। तेज धूप थी। सोसाइटी के गेट के पास दो वॉचमैन खड़े थे और बैरियर गिरा हुआ था कि तभी एक सफेद एम्बेसडर कार वहां आकर रुकी। कार पर भारत सरकार लिखा हुआ था। एक छोटा सा तिरंगा कार के आगे दाईं तरफ फंसा हवा से लहरा रहा था। कार के शीशे काले थे। उस कार के रुकते ही एक वॉचमैन कार के करीब आया। ड्राइविंग डोर पर जगमोहन बैठा था। उसने कार का शीशा नीचे किया। वॉचमैन से नजर मिली। जगमोहन के कुछ कहने से पहले ही वॉचमैन मुस्कुराकर बोला, तिवारी साहब के यहाँ जाना है? हाँ, सरकारी काम है, दरवाजा खोलो। जगमोहन ने सिर हिलाकर सामान्य स्वर में कहा। पर तिवारी साहब तो घर पर है नहीं। कहते हुए उसने कार के भीतर नजर मारी। भीतर पीछे वाली सीट पर 3 आदमी बैठे दिखे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तिवारी साहब के घर से जरूरी फाइलें लेनी है। वो उनकी पत्नी हमें दे देंगी। अब जल्दी करो, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। शाम को प्रधानमंत्री जी की जनसभा है। बहुत काम करने हैं हमें। बहुत बड़ी रैली हो रही है आज तो। कहते हुए वो पीछे हटा और अपने साथी को बैरियर उठाने का इशारा कर दिया। अगले ही पल बैरियर उठता चला गया। जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। कार सोसाइटी के भीतर प्रवेश करती चली गई। इधर नहीं, पीछे बैठा एक आदमी बोला। उधर, उस वाली इमारत की तरफ। वो उधर रहता है। जगमोहन कार को उस आदमी की बताई दिशा में की तरफ ले गया। पूरी इमारतें पिलरों पर खड़ी थी। नीचे वाला हिस्सा पार्किंग के रूप में इस्तेमाल होता था। जगमोहन ने पीछे बैठे आदमी के बताए अनुसार कार को इमारत के नीचे पार्किंग में रोका। इंजन बंद करके जगमोहन ने गर्दन पीछे घुमाकर पीछे बैठे तीनों आदमियों पर नजर मारी। आगे का काम तुम लोगों ने करना है। जरा भी शोर शराबा ना हो। हमारी योजना फेल नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों की गलती की वजह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। एक ने हाथ आगे बढ़ाकर जगमोहन का कंधा थपथपाकर मुस्कुराकर कहा, हम मार्शल की एजेंसी के जासूस हैं, नए खिलाड़ी नहीं है। तुम कार तैयार रखो। उसके बाद तीनों उतरकर आगे बढ़ गए। जगमोहन ने कार बैक करके लगा ली कि वापसी में वक्त खराब ना हो। अगला दृश्य। आधे घंटे बाद जगमोहन उन्हें लौटते देखा तो सतर्क हो गया। कार स्टार्ट कर ली। उन तीनों के साथ दो औरतें थी। एक 40 वर्ष की, जो कि ओम तिवारी की पत्नी थी। दूसरी 70 की, जो कि ओम तिवारी की मां थी। दोनों ने साड़ी पहन रखी थी और वो घबराई लग रही थी। उनके चेहरों पर भय के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उनके अगल बगल में चल रहे दो व्यक्तियों ने हाथों में छिपे तौर पर रिवॉल्वरें पकड़ रखी थी। जगमोहन ने आसपास देखा, सब ठीक था। किसी का ध्यान इस तरफ नहीं था। पास पहुंचकर उन्होंने कार का पीछे का दरवाजा खोला। दोनों औरतें डरी हुई थी। बैठो, उनके पास खड़े आदमी ने कठोर स्वर में कहा। दोनों औरतें फौरन खुले दरवाजे से भीतर जा बैठी। उनके दाएं बाएं किनारे पर एक एक आदमी बैठा और दरवाजे बंद हो गए। तीसरा आगे जगमोहन की बगल में जा बैठा। दरवाजा बंद हुआ तो जगमोहन ने कार को आगे बढ़ाते हुए पूछा, ये दो ही थी घर में? हाँ, ओम तिवारी का पिता भी घर में था। उसे लकवा मारा हुआ है, जो बिस्तर पर पड़ा है। तिवारी की एक बेटी है जो स्कूल गई हुई है। तुम लोग कौन हो? हमें क्यों पकड़ कर ले जा? चुप रहो, पीछे बैठा आदमी कठोर स्वर में बोला। वो तुरंत चुप हो गई। ये कौन है? ओम तिवारी की पत्नी, दूसरी माँ है। कार को पास आते देख गेट पर खड़ा वॉचमैन ने बैरियर उठा दिया और कार बाहर निकलती चली गई। अगला दृश्य। ओम तिवारी आज सुबह से ही बहुत व्यस्त था, या फिर यूं कहा जाए कि 2-3 दिनों से ही प्रधानमंत्री जी की जनसभा को लेकर बहुत व्यस्त चल रहा था। जैसा कि हमेशा होता है, सारे काम उसे ही देखने थे। मंत्रियों से बात भी उसने ही करनी थी। प्रधानमंत्री जी इन दिनों बहुत व्यस्त चल रहे थे। जापान से दौरे पर कुछ मंत्री आए थे। वो वापस गए तो रूस के विदेश मंत्री किसी खास मुद्दे पर बात करने आ पहुंचे। ओम तिवारी भी 2 दिन से बामुश्किल प्रधानमंत्री जी से मिल पा रहा था। कई बार तो प्रधानमंत्री जी से सलाह मशवरा करने का भी वक्त नहीं मिलता था। इधर कई मंत्री नाराज हो रहे थे कि प्रधानमंत्री जी से उनकी बात नहीं हो पा रही। जैसे तैसे ओम तिवारी ने सब कुछ संभाल रखा था। 2 दिन से वो घर भी नहीं जा पा रहा था।
इस समय भी ओम तिवारी मोबाइल पर किसी मंत्री से बात कर रहा था। पाठक साहब, आप निश्चिंत रहिए। प्रधानमंत्री जी रैली में, जनसभा में अवश्य उपस्थित होंगे। इस बात पर मत सोचिए कि कोई उन्हें मार देगा या प्रधानमंत्री जी जनसभा में आने का प्रोग्राम स्थगित कर देंगे। इस अफवाह में कोई दम नहीं है कि आज शाम को रैली में प्रधानमंत्री जी की जान लेने की चेष्टा की जाएगी। ऐसी धमकियां मिलती रहती हैं, परंतु प्रधानमंत्री जी के काम कभी नहीं रुकते। वो रैली में जरूर आएंगे। ये रैली ही प्रधानमंत्री जी के नाम पर है, तो वो क्यों नहीं आएंगे? तिवारी साहब, आपकी बात सुनकर दिल हल्का हो गया। मैं तो घबरा रहा था कि प्रधानमंत्री जी शाम को रैली में नहीं आए तो पार्टी की इज्जत पर दाग लग जाएगा। अगले चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होगा। शाम को आप रैली के मंच पर प्रधानमंत्री जी से मिल लेंगे। क्या अब बात नहीं हो सकती? इस वक्त रूस के विदेश मंत्री के साथ शाम की चाय पी रहे हैं प्रधानमंत्री जी। दोनों देशों के बीच गंभीर वार्ता चल रही है। शाम को मंच पर आप अवश्य प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। नमस्कार, कहने के साथ ही ओम तिवारी ने फोन बंद कर दिया। ओम तिवारी के चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। रैली के चक्कर में उसका खाना पीना भी छूटा हुआ था, परंतु उसे तसल्ली थी कि सारे इंतजाम उसने ठीक कर दिए हैं। तभी गृह मंत्रालय से फोन आया। ओम तिवारी ने बात की। हमारे पास खबर है कि आज शाम की रैली में प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा है, उधर से कहा गया। जी हाँ, मेरे पास खबर पहुंच चुकी है सर। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभा स्थल पर भी पहरा बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री जी हर हाल में सुरक्षित रहेंगे, ओम तिवारी फोन पर बोला। अमेरिका ने गुप्त तौर पर प्रधानमंत्री जी के नाम का डेथ वारंट निकाला है। अमेरिका अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सकेगा। आपको इस बारे में अमेरिका से बात करनी चाहिए कि अमेरिका से बात हो गई है। वो लोग इस बात से साफ मुकर रहे हैं कि उनका ऐसा कोई इरादा है। वो कहते हैं कि ये दुश्मन देश की शरारत है अमेरिका को बदनाम करने की। तो आपने क्या कहा? हमारे पास कहने को कुछ नहीं था। अमेरिका के कानों में ये बात डालनी थी कि इस बारे में हम सतर्क हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका प्रधानमंत्री जी की सरकार से नाराज है कि परमाणु संधि पर ऐन मौके पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिए गए। ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास गलत खबर पहुंची हो कि खबर मार्शल की एजेंसी ने दी है, और मार्शल की कोई खबर यूं ही नहीं होती। सरकार की नंबर 1 जासूसी एजेंसी है वो। तुम ये बताओ कि प्रधानमंत्री जी का शाम का प्रोग्राम रद्द किया जा सकता है कि नहीं? रैली का प्रोग्राम? ओम तिवारी के होंठों से निकला। वही मेरा मतलब था। नहीं सर, ये अब कैसे संभव है? 15 दिन से टीवी में, अखबारों में इस बात की घोषणा की जा रही है कि इस रैली में प्रधानमंत्री जी जनता को संबोधित करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी की रैली है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंचे तो पार्टी की किरकिरी हो जाएगी। आगामी चुनावों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आज शाम प्रधानमंत्री जी का रैली में जाना बहुत जरूरी है। उनकी जान को खतरा है। सुरक्षा तगड़ी है सर। प्रधानमंत्री जी से बात हो सकती है अभी? वो रूस के प्रधानमंत्री के साथ व्यस्त हैं। इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए हम अपने कुछ लोग भेज रहे हैं, जो कि रैली के दौरान प्रधानमंत्री जी के साथ ही रहेंगे। ये तो और अच्छी बात होगी, परंतु मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? उनके साथ विनायक साहब आएंगे। 2 घंटे तक वो लोग तुम्हारे पास होंगे। बेहतर सर। बातचीत समाप्त हो गई। ओम तिवारी ने फोन बंद करके टेबल पर रखा और बड़बड़ा उठा। 1 मिनट का भी चैन नहीं है। फिर इंटरकॉम पर उसने कॉफी लाने को कहा। 2 दिन से वो लगातार भाग दौड़ कर रहा था। 2 घंटे पहले ही आकर बैठा था और कामों के बारे में विचार कर रहा था कि बाकी तो नहीं रह गया कोई काम। कुछ देर में सफेद कपड़े पहने एक चपरासी कॉफी ले आया। कपूर साहब कहाँ हैं? अभी अभी आए हैं, अपनी सीट पर हैं। तिवारी ने इंटरकॉम पर कपूर से बात की। शाम की सभा के लिए खाने पीने का सामान तैयार कर दिया गया है कपूर साहब। जी हाँ तिवारी साहब, वो सामान वक्त पर पहुंच जाएगा वहां। बढ़िया बात, कहकर इंटरकॉम का रिसीवर रखा ही था कि मोबाइल बजने लगा। हेलो। ओम तिवारी ने सब्र के साथ बात की और टेबल पर पड़े कॉफी के प्याले को देखा। सब ठीक है? आवाज सुनते ही ओम तिवारी संभल गया। हाँ ठीक है। शाम का कोई प्रोग्राम बदला तो नहीं? सब कुछ वैसे ही है जो तुम्हें पहले बता चुका हूं, तिवारी ने कहा। उधर से फोन बंद हो गया।
तिवारी ने मोबाइल रखकर कॉफी का प्याला उठाया और छोटे छोटे घूंट भरने लगा। चेहरे पर सोच के भाव थे। फिर उसने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। दोपहर के 3 बज रहे थे। ओम तिवारी ने आधी कॉफी ही पी होगी कि फिर मोबाइल बज उठा। हेलो। तिवारी ने मोबाइल उठाकर बात की। दूसरे हाथ में कॉफी का प्याला था। तिवारी। दूसरी तरफ से जगमोहन की आवाज उभरी। हाँ। तिवारी ने कहा और कॉफी का घूंट भरा। तुम्हारी पत्नी और माँ इस वक्त मेरे कब्जे में है। तिवारी शांत रहा, परंतु उसकी आंखें सिकुड़ गई। क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ, पत्नी मेरे कब्जे में है। पहले इस बात की तसल्ली कर लो। मैं 10 मिनट बाद तुम्हें फोन करूंगा। कहने के साथ ही उधर से जगमोहन ने फोन बंद कर दिया। तिवारी के चेहरे पर उलझन आ ठहरी। उसने उसी समय घर पर फोन किया। दूसरी तरफ बेल गई। फिर तुरंत ही उसकी बेटी ने फोन उठाया। हेलो। उसकी बेटी की आवाज कानों में पड़ी। पिंकी, अपनी मम्मी से बात कराओ। ओम तिवारी ने शांत स्वर में कहा। पापा, मैं तो अभी स्कूल से लौटी हूँ, पर ना तो घर पर मम्मा है ना ही दादी। दादाजी बोल नहीं सकते, परंतु इशारे से वो कुछ बता रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही। ठीक है पिंकी, मैं फिर फोन करता हूँ। तू खाना खा लेना। कहकर तिवारी ने फोन बंद किया और फिर फोन में आ चुके उस नंबर पर वापस कॉल की, जिस नंबर से जगमोहन का फोन आया था। फोन कान से लगाया, दूसरी तरफ बेल जाने लगी। तिवारी ने कॉफी का घूंट भरा। हेलो। उधर से आती आवाज कानों में पड़ी। तुमने मुझे अभी फोन करके मेरी माँ और पत्नी के बारे में बताया था। तिवारी बोला। मैंने? जनाब, ये पब्लिक बूथ है। यहाँ तो लोग फोन करने आते ही रहते हैं। तिवारी ने फोन काटा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। इसमें कोई शक नहीं था कि उसकी माँ और पत्नी का अपहरण कर लिया गया है। तिवारी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा किसने किया होगा। अपने दुश्मनों के बारे में सोचने लगा। ओम तिवारी चाहता तो फोन करके अभी सरकारी मशीनरी को हिला देता। शहर भर की पुलिस उसकी माँ और पत्नी को तलाशने में लग जाती, परंतु उसने जल्दबाजी से काम नहीं लिया। वो एक बार उससे बात कर लेना चाहता था, जिसने पत्नी और माँ का अपहरण किया है। पता तो चले कि वो चाहता क्या है। उसका फोन अभी आता ही होगा। कुछ सोचकर उसने सोसाइटी के गेट पर मौजूद वॉचमैनों का फोन नंबर मिलाया। बात हुई। हेलो। बसी, मैं तिवारी। नमस्कार साहब। अभी मेरी पत्नी और मेरी माँ बाहर गई थी कभी? तिवारी ने पूछा। नहीं साहब जी। तिवारी के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। कोई मेरे घर पर आया था? जी हाँ। सफेद एम्बेसडर में 4 लोग आए थे। कह रहे थे घर से फाइलें लानी है। कुछ देर बाद वो वापस चले गए। सफेद एम्बेसडर पर? तिवारी के होंठ सिकुड़े। जी। आने वालों को तुमने पहले कभी देखा था? नहीं साहब जी। मेरे लिए वो नए लोग थे। परंतु सफेद एम्बेसडर तो आपके यहाँ आती ही रहती है। जब कार बाहर गई तो तुमने कार के भीतर देखा था? नहीं साहब जी। क्या कुछ गलत हो गया? तिवारी ने फोन बंद कर दिया। ये बात अब स्पष्ट थी कि 4 लोग सफेद एम्बेसडर पर आए और उसकी पत्नी और मां को ले गए। तिवारी के चेहरे पर गंभीरता थी। उसे अब फिर फोन आने का इंतजार था। वो अब बताएगा कि ऐसा उसने क्यों किया, क्या चाहता था। साथ ही वो अपने दुश्मनों के बारे में सोचता रहा कि किसने ऐसा किया होगा। कुछ देर बाद उसका फोन बजने लगा। ओम तिवारी ने बात की। दूसरी तरफ जगमोहन ही था। पता कर लिया? जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। कौन हो तुम? ये जानकर क्या करोगे कि मैं कौन हूं? तुम्हें ये पूछना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूं। क्या चाहते हो? तिवारी ने सब्र से पूछा। अगर तुम अपनी पत्नी और मां की खैरियत चाहते हो तो आज का प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल करा दो। ओम तिवारी की आंखें सिकुड़ी। प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम रद्द कर दूं? तिवारी बोला। सही सुना है तुमने। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? शाम को प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा है। हो सकता है कि उन्हें शूट कर दिया जाए। तुम्हें क्या परेशानी है अगर प्रधानमंत्री जी रैली में जाते हैं तो? मैं नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री जी की हत्या हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर रखे हैं। ओम तिवारी ने कहा। तुमसे ऐसी बातें करने के लिए मैंने तुम्हारी माँ और पत्नी को नहीं उठाया। वो मेरे कब्जे में है।
उनकी खैरियत चाहते हो तो प्रधानमंत्री जी की रैली में जाने का प्रोग्राम रद्द कर दो, जगमोहन ने कहा। यह संभव नहीं है। तुम्हें अपनी पत्नी और मां की चिंता नहीं? चिंता है, परंतु तुम जो चाहते हो वो नहीं हो सकता। तो फिर तुम कौन हो? मेरे बारे में जानकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। तुम गलत आदमी से झगड़ा ले रहे हो। मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। तुम प्रधानमंत्री के पीए हो। तुम्हारी ताकत का एहसास है मुझे। ये बातें मुझे समझाने की चेष्टा मत करो। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपनी माँ और पत्नी के बारे में सोचना चाहिए। मैं उनकी बुरी हालत कर दूं अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो। मैं पूरे शहर की पुलिस तुम्हारे पीछे। बकवास मत करो। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पकड़े जाते हैं। मैं इन कामों में नया नहीं हूं। प्रधानमंत्री मरे या जिंदा रहे तुम्हें इससे क्या? ओम तिवारी बोला। तुमने अपना नाम भी नहीं बताया। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जगमोहन का घुर्राहट भरा स्वर कानों में पड़ा। अगर आज शाम को होने वाली जनसभा में तुमने प्रधानमंत्री को जाने से नहीं रोका और वहां उनकी हत्या हो गई तो तुम्हारी पत्नी और मां को भी मार दिया जाएगा। शहर के किसी हिस्से में पड़ी अपनी पत्नी और मां की लाशें उठा लेना। तुम बात को बढ़ा रहे। तभी उधर से जगमोहन ने फोन बंद कर दिया। ओम तिवारी के चेहरे पर चिंता नजर आने लगी। उसने घर फोन किया। बेटी पिंकी से बात हुई। पापा, मम्मा और दादी अभी तक नहीं आए, पिंकी की आवाज कानों में पड़ी। वो दोनों जरूरी काम से गई हैं पिंकी, ओम तिवारी बोला। तुम दादाजी का ख्याल रखना। आप घर आ रहे हैं पापा? आज नहीं आ पाऊंगा, कल पक्का आऊंगा। दादाजी का ख्याल रखना। उसके बाद तिवारी ने एक अन्य नंबर मिलाया, फोन कान से लगाया। बात हो गई। हेलो, मैं तिवारी। कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? किसी ने मेरी पत्नी और मां का अपहरण कर लिया है। वो चाहता है कि प्रधानमंत्री जी रैली में न जाएं। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानता, परंतु मैंने ताजा हाल तुम्हें बता दिया है। तिवारी, बहानेबाजी मत बनाओ। ये मत भूलो कि तुम 20 करोड़ रुपए मेरे से ले चुके हो, इस वादे पर कि प्रधानमंत्री आज शाम हर हाल में रैली में जाएंगे। ना जाने की कोई अड़चन आएगी तो उसे दूर करना तुम्हारा काम होगा। प्रधानमंत्री हर हाल में रैली के स्टेज पर पहुंचेंगे। यही सौदा हुआ था हम में। मैं कब इनकार कर रहा? अब तुम कहते हो कि तुम्हारी पत्नी मां को कोई उठा कर ले गया है, कि प्रधानमंत्री रैली में न जाए। मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि यहाँ क्या चल रहा है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, दूसरी तरफ से खतरनाक स्वर में कहा गया। 20 करोड़ हमारे लिए कोई कीमत नहीं रखते, लेकिन जो बात हम में तय हुई है वो कीमती है। अगर तुम अपनी बात से पीछे हटे तो तुम्हें शूट कर देंगे हम। मैं पीछे हटने को कब कह रहा? यह बात बताने के पीछे तुम्हारा यही मतलब है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा था कि वो बातें हमें मत बताओ जो हम सुनना नहीं चाहते। मैं सिर्फ यही सुनना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री रैली में पहुंचेंगे। ओम तिवारी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और कह उठा, वो जरूर रैली में आएंगे। ऐसा ही होना चाहिए। परंतु मेरी पत्नी और मां, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। अगर किसी भी वजह से प्रधानमंत्री रैली में नहीं पहुंचे तो मेरे लोग तुम्हें ढूंढ कर शूट कर देंगे। हम प्रधानमंत्री को शूट करना चाहते हैं और शूट कर कर रहेंगे। इस दौरान जिसने भी हमें परेशान किया, हम उसे खत्म कर देंगे। खतरनाक स्वर के खतरनाक स्वर में कहने के साथ ही उधर से फोन बंद कर दिया गया। दांत भींचे ओम तिवारी ने फोन वाला हाथ नीचे किया। वो फंस चुका था। प्रधानमंत्री रैली में जाते हैं तो कोई उसकी पत्नी और मां को मार देगा। नहीं जाते तो ये लोग उसे मार देंगे जिन्होंने उसे 20 करोड़ रुपया दिया है। ओम तिवारी सोचता रहा, उलझता रहा, परंतु मां और पत्नी के बारे में किसी को बताने का उसका इरादा अभी तक तो नहीं बना। सोचता रहा, हालातों पर गौर करता रहा। अगला दृश्य। जगमोहन एक सजाए फ्लैट पर मौजूद था। जब वो वहां पहुंचे तो मार्शल का एक एजेंट पहले से ही वहां मौजूद था। ओम तिवारी की पत्नी पूजा और मां कलावती को वहीं पर रखा गया। दोनों बहुत घबराई हुई थी। तो तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? पूजा ने हिम्मत करके पूछा।
जगमोहन ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। बाकी चारों एजेंट खामोश खड़े थे। उन्हें मार्शल की तरफ से कहा गया था कि वो जगमोहन के अंडर काम करेंगे। आप दोनों जरा भी ना घबराएं, जगमोहन बोला। अब तक आप दोनों पर जो सख्ती की गई वो करना जरूरी था, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं होगा। घर की तरह यहाँ आराम से रहें। लेकिन बात क्या है? आखिर आप ओम तिवारी से हमने अपनी कोई बात मनवानी है, इसलिए आप दोनों को पकड़ा है। हमें कब छोड़ेंगे? कल। घर पर मेरे ससुर हैं जो लकवे के मरीज हैं। उनकी देखभाल कौन करेगा? मेरी स्कूल जाने वाली बेटी है। इंसान को अक्सर लगता है कि उसके बिना दुनिया के काम रुक जाएंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया चलती रहती है, काम होते रहते हैं। आज का दिन तो आप दोनों को अपने घर से दूर रहकर ही बिताना होगा। बेटा, ओम तिवारी की मां बोली, तुम ओम से बात कर लो। तुम दोनों में जो भी बात है वो सुलझ जाए तो हमें जाने दो। बात अगर सुलझेगी भी रात हो जाएगी। जगमोहन ने अलग हटकर तिवारी से फोन पर बात की। बात करके 2 मिनट बाद वो पास आ गया। बात कर ली? ओम तिवारी की मां ने पूछा। 10 मिनट बाद करूंगा। तब? तुम क्या सरकारी आदमी हो? नहीं। मुझे बताओ बात क्या है, मैं ओम से बात करती। जरूरत नहीं, मैं बात कर लूंगा। आप दोनों अपने मन में ये ना रखें कि आपको अभी छोड़ा जाएगा। बिना डर के आप यहाँ रहें। मैं अपनी बेटी से बात कर सकती हूँ। वो घर आ गई होगी और परेशान हो रही। कोई बात नहीं कराई जाएगी किसी से, जगमोहन ने स्पष्ट कहा। बेटा, ओम तिवारी की मां ने कहा, अगर ओम ने तुम्हारी बात न मानी तो तुम हमें मार दोगे? नहीं। उस स्थिति में आप दोनों को छोड़ दिया जाएगा। 20 मिनट बाद जगमोहन ने फोन पर ओम तिवारी से फिर बात की। उसके बाद जगमोहन ने उन चारों से कहा, तुम में से एक मेरे साथ चलो। मैं रैली वाली जगह के आसपास नजर मारना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी की हत्या के लिए सीआईए ने तैयारी की है, तो सीआईए के एजेंट रैली के आसपास जरूर कोई ठिकाना बनाए होंगे। फिर जगमोहन एक एजेंट के साथ वहां से निकल गया। अगला दृश्य। वो बहुत बड़ा ग्राउंड था। धूप में इस वक्त वहां की हर जगह तप रही थी, परंतु वहां काम चल रहा था। स्टेज बनाया जा चुका था। काफी बड़ा स्टेज था वो। बिजली वाले वहां तारें लगाकर रात के लिए लाइट का इंतजाम कर रहे थे। स्टेज से दूर तक दीवार रूपी टेंटों को खड़ा किया गया था और हर तरफ बल्ब लगाने का काम जारी था। स्टेज इतना बड़ा था कि 50 आदमी कुर्सियां लगाकर बैठ सकते थे। इस वक्त स्टेज के आसपास पहरे के तौर पर कुछ पुलिस वाले मौजूद थे। प्रधानमंत्री की पार्टी के कार्यकर्ता अपनी देख रेख में सारा काम करवा रहे थे। स्टेज के सामने की तरफ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए कुर्सियां बिछाई जा रही थी। खबरी चैनलों के रिपोर्टर अभी से वहां जमने शुरू हो गए थे। शाम के 4 बज रहे थे। सारे काम तेज रफ्तार से हो रहे थे। जगमोहन ने वहां पहुंचकर ग्राउंड में खड़े होकर दूर दूर तक नजरें घुमाई। ग्राउंड के दोनों तरफ चलती सड़कें थी। सड़कों के पार इमारतें खड़ी थी। कोई ज्यादा ऊंची इमारत तो कोई कम ऊंची इमारत। जगमोहन बार बार इमारतों की तरफ नजरें घुमाने लगा। क्या देख रहे हो? उसके साथ आए मार्शल के एजेंट ने पूछा। उसका नाम प्रभाकर था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैंने आज शाम को प्रधानमंत्री को शूट करना हो तो कौन सी इमारत का इस्तेमाल करूंगा? नजरें घुमाते जगमोहन ने कहा। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। उसने भी दोनों तरफ नजर आती इमारतों पर नजरें दौड़ाना शुरू किया। ये सोचो कि किस इमारत से स्टेज पर खड़े व्यक्ति का निशाना लिया जा सकता है। वही देखने की चेष्टा कर रहा हूं। ओम तिवारी तुम्हारी बात नहीं माना। वो अभी सोच रहा होगा कि क्या करें। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। अभी नहीं, शाम 6 बजे बात करूंगा, जगमोहन ने नजरें दौड़ाते हुए कहा। उसकी माँ और पत्नी हमारे कब्जे में है। मेरे ख्याल में वो हमारी बात मानकर प्रधानमंत्री जी को यहाँ आने से रोक लेगा। यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। जगमोहन दूर इमारतों को देखता कह उठा। मेरे ख्याल में एक तो वो गुलाबी रंग वाली इमारत से स्टेज पर निशाना बढ़िया लिया जा सकता है। उसकी तीसरी या चौथी मंजिल से। और इस तरफ 3 मंजिला इमारत है,
वहां से भी बेहतर निशाना लिया जा सकता है। प्रभाकर ने दोनों इमारतों को देखने के बाद कहा, एक वो भी है जो स्टेज की दिशा से, वो 2 मंजिला इमारत। उसकी छत इस काम के लिए बेहतर रहेगी। जगमोहन ने प्रभाकर की बताई इस 2 मंजिला इमारत को भी देखा। हमें इन तीनों इमारतों को चेक करना चाहिए, जगमोहन बोला। क्या वो लोग अब तक आ गए होंगे? प्रभाकर ने पूछा। अगर सच में आज शाम को होने वाली रैली में प्रधानमंत्री जी की हत्या होने वाली है, तो हत्यारों को अब तक अपने अपने ठिकाने पर टिके होना चाहिए। वो तैयारी पूरी कर चुके होंगे और प्रधानमंत्री जी के स्टेज पर आने के इंतजार में बैठे होंगे। इसमें बहुत वक्त है। प्रधानमंत्री जी रात के 10 बजे से पहले नहीं आने वाले। तो अब क्या करें? उन तीनों इमारतों को चेक करते हैं। इस काम में खतरा होगा, सावधान रहना। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या काम कर रहा हूं। आओ चलें। जगमोहन ने पुनः उन तीनों इमारतों पर नजर मारी, जो कि वहां से पैदल 10-15 मिनट की दूरी पर थी। प्रभाकर आगे बढ़ते बढ़ते ठिठक गया। 2 आदमी उनकी तरफ आ रहे थे। एक का हाथ जेब में था। जगमोहन भी उन्हें आते हुए देख चुका था। तुम जानते हो इन्हें? जगमोहन ने प्रभाकर से पूछा। हाँ, ये मार्शल के एजेंट है, प्रभाकर ने शांत स्वर में कहा। वो दोनों पास आ पहुंचे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक ने प्रभाकर से पूछा। मार्शल के काम पर हूं। ये कौन है? उसने जगमोहन पर निगाह मारी। इसके बारे में मार्शल से पूछ लेना, मैं नहीं बता सकता, प्रभाकर बोला। रैली के सिलसिले में ही काम कर रहे हो? हाँ, प्रभाकर ने सिर हिलाया। फिर जगमोहन से बोला, चलो। जगमोहन और प्रभाकर वहां से आगे बढ़ गए। मार्शल ने अपने एजेंट यहाँ भेज रखे हैं? जगमोहन ने प्रभाकर से पूछा। हाँ, 22 एजेंटों को सुबह 11 बजे रैली के काम पर ही यहाँ भेजा हुआ है। चलिए दोस्तों, आज कहानी को यहीं रोकते हैं। अगला चैप्टर काफी लंबा है, तो मुझे लगा कि इसे अगले भाग में ही इंक्लूड करते हैं। खैर, जो भी है, कहानी उतनी ही तेजी से चल रही है जितनी डेथ वारंट तेजी से चल रही थी। फटाफट बातें हो रही हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों ने इस कहानी का थंबनेल देखा होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कहानी का कुछ हिस्सा समझ आ गया हो। ये मैंने जानबूझकर ये थंबनेल बनाया ताकि मेरी तरह जिन लोगों की उत्सुकता इस बात में थी कि जगमोहन हार कर आ गया, उनकी थोड़ी उत्सुकता और बढ़ाई जाए। हालांकि मैंने भी कहानी पढ़ी नहीं है ये, लेकिन केवल वो जो आगे 2 पन्ने दिए होते हैं ना, जिन पे छोटी थोड़ी सी समरी होती है, बस उनके बेसिस पर मैंने ये बना लिया। मुझे लगा कि आप सब दोस्तों को हो सकता है ये अच्छा लगे, देखकर कहानी का कुछ हिस्सा आपको पहले से पता लगे कि शायद कुछ ऐसा होने वाला है कहानी में। तो इसलिए मैंने ये थंबनेल बनाया। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। आप लोगों के विचार मुझे पढ़ने को मिल रहे हैं और सुनकर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। मेरी पूरी कोशिश होती है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दे सकूं। आप में से जिन भी सज्जनों ने कमेंट्स किए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, मैं यदि आप चाहें तो मैं स्नैपशॉट लगा सकता हूँ। मैंने देखा कि करीब 60% दोस्त लोग जो हैं वो सुन रहे हैं, किंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे। दोस्तों, अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, या लाइक या कमेंट, दोनों में से कोई एक काम तो कर ही दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा आपके ऊपर, तो दोनों में से कोई एक काम जरूर किया कीजिए अपने भाई, अपने दोस्त विक्रम के लिए। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियां मैं जल्दी से जल्दी आप तक लाने की कोशिश करूंगा। मेरी पूरी कोशिश है पहले कि मैं देवराज चौहान के वो कहानियां जो
फिलहाल किसी और चैनल पर नहीं उपलब्ध हैं, या यदि कहीं पर उपलब्ध हैं भी तो यूँ कहें कि वो शायद वो एआई वाले वो आवाज़ में है जिनको सुनने का ज़्यादा मज़ा नहीं आता। ये मैं कुछ एक कहानियों के लिए कह रहा हूँ। तो इसका या फिर कुछ एक चैनल हैं जहाँ पर शायद मेंबरशिप के थ्रू, और वो भी काफ़ी महँगी मेंबरशिप के थ्रू ये कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। तो इस कारण मैं वो कहानियाँ पहले आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूँगा जो ईज़िली अवेलेबल नहीं है। हालाँकि काफ़ी सारे चैनल हैं जहाँ पर मैंने करीब 10-15, 15 के करीब मैंने देखा है कि कहानियाँ मौजूद हैं। देवराज चौहान सीरीज़ वैसे भी कोई भी एक कहानी किसी एक नॉवल में पूरी नहीं होती है। उसके कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 और कइयों में तो 6-6 भी हैं। तो मैं जो पारलौकिक चीज़ों वाली देवराज चौहान की सीरीज़ है, उसकी तरफ नहीं जाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है आप लोगों को बुरा ना लगे। यानी देवराज चौहान की सीरीज़ की 3 हिस्से हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। मेनली 2 हैं और उन दोनों का एक मिक्सचर तीसरा बनता है। एक तो देवराज चौहान जो है डकैती मास्टर है। एक देवराज चौहान वो है जिसका पूर्व जन्म और उस तरफ की कहानियाँ हैं। जो लोग मेरे एज ग्रुप के होंगे उन्हें ठीक से पता होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने पहले जब ये किताब की शक्ल में पब्लिश होती थी, आजकल तो बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, तो तब से पढ़ना शुरू किया होगा तो उन्हें पता होगा। और एक देवराज चौहान और मोना चौधरी वाली सीरीज़ है। और मोना चौधरी वाली सीरीज़ भी जो है वो पूर्व जन्म की तरफ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन वो जो है वो थोड़ा पारलौकिक चीज़ें हो जाती हैं उसमें। जबकि ये दुनियावी बातें हैं जो हमारी दुनिया में जो बीत रहा है। ख़ास तौर पे वैसे भी देवराज चौहान आज से 30 साल पुराना तो है किरदार शायद। तो वो जो गैप है उसे यही कहानियाँ पूरा कर सकती हैं। तो ख़ैर दोस्तों, काफ़ी बातें हो गई आपसे। यदि मैंने एक बारी सोचा था, चलिए अगली बारी बात करेंगे इस पर। काफ़ी लंबी बात हो गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। बहुत जल्द इसका अगला भाग शिकारी पार्ट 2 आपके सामने उपलब्ध होगा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।